हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का दूसरा क्लास है, ठीक है, डे 2 है। और जैसे हमने वादा किया था कि प्रतिदिन जो है सुबह 7 बजे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर एडीओ की जो है क्लासेस लगेगी और कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आज एडीओ का क्या है, दूसरा क्लास है, ठीक है। और कमेंट करके आप बताइए कि जो है आपको कोई दिक्कत थोड़ी जा रही है। कमेंट में आपको जो है मैं पढ़ते रहता हूँ, समय निकालकर जरूर पढ़ता हूँ कि क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपकी क्या मन की बातें हैं, उसको मैं जरूर समय निकालकर पढ़ता हूँ। इसलिए आप कमेंट में जो भी बातें हैं बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। मैं बता देता हूं कि एडीओ की सारी क्लासेस आएंगी, फ्री में आएंगी, आप बेफिक्र रहिए। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा, डे 1, डे 2, डे 3 लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट पर आते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए, एडीओ एडीओ की आज कौन से है, डे 2 यहां पर मैंने लिख दिया है। ओके, आज दूसरा क्लास है एडीओ की। यहां पर आज फिर हम देखेंगे संविधान और हिंदी। क्लियर है, आप बेफिक्र रहिए कि आप बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ का क्यों नहीं करा रहे, ग्रामीण विकास आजीविका, मैं सबका कराऊंगा भाई। बेफिक्र रहिए, जो जो मैं टॉपिक ला रहा हूं आप बस हैंड नोट और ईमानदारी से पढ़िए उसको, ठीक है। जितने आपको जिम्मेदारी है उतने से कई ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने आपको जुबान दिया है कि एडीओ का फ्री क्लास पूरे सब्जेक्ट क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज दूसरा क्लास है। चलिए, आज हम देखेंगे संविधान में संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल देखेंगे। ध्यान से आप समझिए, जितना हो हैंड नोट कॉपी वॉपी निकाल लिए, अब ध्यान से इधर देखिए, ठीक है। आज हम संविधान में क्या देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना। इसे क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूं संविधान की प्रस्तावना को। बहुत से लोग जो फ्रेशर होंगे उनको नहीं पता कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। एक बार पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना को, उसके बाद मैं एक एक शब्द को डिटेल में बताऊंगा। अगर आप जान रहे हैं तो आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहली बार अगर सुन रहे हैं संविधान की प्रस्तावना तो आपको बड़ा मजा आएगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग, मैं पहले पढ़ देता हूं, उसका अर्थ बताऊंगा एक एक चीज का। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, मैं अभी पढ़ रहा हूं, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, याद रखें, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईसा, ठीक है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। क्लियर हो गया। ये आपने क्या अभी देखा, संविधान की प्रस्तावना। आपको जो नए हैं उसको समझ नहीं आया, चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, फिल्म जैसे नया फिल्म आता है तो उसका 3 मिनट का ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, तो ट्रेलर में कुछ कुछ पता चल जाता है कि अच्छा ये फिल्म है, इससे रिलेट कुछ कर रही है। उसी प्रकार ये संविधान, संविधान की प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, प्रीएम्बल है। संविधान क्या कहना चाह रहा है, क्या बातें हैं संविधान में, इसको पढ़ेंगे तो हमें संविधान का लगभग लगभग अंदाजा लग जाएगा कि हमारी संविधान क्या है, ठीक है। चलिए, अब मैं एक एक शब्द का आपका अर्थ बताते चलता हूं। अगर आप नए फ्रेशर हैं तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, और अपने जो कभी और तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है और बेहतरीन ढंग से आपका रिवाइज हो जाएगा। एक एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये देखो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। ये संविधान हम भारत के लोगों के लिए है। और ये संविधान, याद रखना, सबसे पावरफुल अगर कोई है तो जनता है इसमें। समझ रहे हैं, हम भारत के लोग का मतलब क्या है कि इसमें सबसे पावरफुल अगर कोई है तो देश की जनता है। देश की जनता सर्वोपरि है। सबसे बड़ा अगर कोई है तो हम भारत के लोग, हम सभी जो है भारत के लोग हैं। और सबसे अगर ताकतफुल, सबसे सबसे बड़ा पावरफुल कोई है तो कौन है, भारत के लोग हैं, याद रखना, ठीक है। अगला हम देखेंगे इसको, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व,
संपन्न है। अब प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब क्या होता है, ध्यान से मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। हम भारत के लोग का मतलब समझे कि सबसे बड़ी पावर किसमें है, जनता में है, हम भारत के लोगों में हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बातें। और ये संविधान जो है हम भारत के लोगों के ऊपर लागू होगा, पता चला कोई अमेरिका के ऊपर जाकर होगा तो हमारा संविधान उनके ऊपर लागू नहीं होगा। सबसे पावरफुल अगर इस देश में कोई है तो जनता है, हम सभी है, हम भारत के लोग हैं। क्लियर हो गया। अगला देखिए, संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, हमारा जो देश है वो निर्णय लेने के लिए, आंतरिक निर्णय लेना है या बाह्य निर्णय लेना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अब कैसे समझिए, कोई अमेरिका या ब्रिटेन या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता कि हमारे देश में ऐसा होगा, ऐसा कानून होगा, कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हम अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब यही होता है। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि हम आंतरिक मामलों पर हो या बाह्य मामलों पर अपना निर्णय स्वयं लेंगे, किसी की हमें कोई जरूरत नहीं है निर्णय लेने के लिए। हम आंतरिक मामले में हो या बाह्य मामले में हो, हम अपना निर्णय, अपना डिसीजन स्वयं लेंगे। हम किसी भी देश के कोई दबाव में काम नहीं करेंगे। अमेरिका हमको वहां से कमांड नहीं करेगा कि भारत में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमको दिमाग नहीं बताएगा कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे करो, वैसे करो, इस जनता को ऐसे करो, या नियम बनाओ, कोई नहीं, किसी का कोई निर्णय नहीं चलेगा। हम अपना निर्णय, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, हम अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, हम अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे, आंतरिक मामले हो बाह्य मामले हो, हम सभी डिसीजन स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए, किसी का कोई दबाव नहीं हमारे ऊपर। प्रभुत्व का मतलब यही होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, इस समाज में जितने भी लोग हैं हमारे देश में, समाज में, चाहे कोई भी धर्म के हो, मूल के हो, वंश के हो, जाति हो, अमीर हो, गरीब हो, समाजवादी सभी के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समान है। सभी समाज के लोगों का जो है विकास किया जाएगा। आप देखेंगे कि कोरोना में ऐसा नहीं था कि किसी को वैक्सीन लगाने को छोड़ दिया जाए, अरे इसको मत लगाओ वैक्सीन, सभी का, सभी समाज के वर्गों को समान ध्यान दिया गया था। पेंशन देना है तो सभी को पेंशन दो, सड़क बनाना है तो सभी के लिए बनाओ, शिक्षा बनाना है तो सभी के लिए बनाओ। ठीक है, अगर किसी को जो है मान के चलो किसी को सम्मान निधि देना है, सभी किसानों को दो। समाजवादी, चाहे कोई भी धर्म का हो, मूल का हो, वंश का हो, जाति हो, सभी समाज के लोगों का क्या करना है, विकास करना है। समाजवादी का मतलब यही होता है। क्लियर हो गया। अगर मान के चलो कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी समाज को ऐसा रोका जाता है कि आप इस धर्म में हैं, इस मूल के हैं, इस वंश के हैं, इस जाति के हैं, इस रंग के हैं, इस भेद, आपसे कोई भेदभाव किया जाता है कि आपको शिक्षा नहीं देंगे। सभी समाज के लोगों का समान रूप से विकास करना, साथ लेकर आगे बढ़ना, समाजवादी। क्लियर हो गया बातें। चलिए अगला देखते हैं, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना इसको, इसको पूछा जाता है कि प्रस्तावना में या प्रियम्बल में ये जो पंथ निरपेक्ष है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर हो गया बात। और ये समाजवादी को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसे प्रस्तावना में याद रखना, इसे की पूछा जाता है कि संविधान में जो प्रस्तावना में समाजवादी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लिख लीजिए बगल में, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, दोनों को सेम। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ध्यान से समझ लो, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी अपना अपना धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र है। अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, बढ़ावा कर सकते हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत में जो लोग रहते हैं, जिस धर्म को आप मानना है मानिए, जिस धर्म के हिसाब से चलना है चलिए, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, बढ़ावा कीजिए, अपने धर्म के हिसाब से चलिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इस लोग जो भारत में रह रहे हैं अपना अपना धर्म, अपने अपने मजहब को मानने के लिए स्वतंत्र है। यह होता है पंथ निरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, याद रखना। ठीक है, लोकतंत्रात्मक मतलब तो सबसे पावरफुल किसके, कौन होता है, जनता होता है। जनता अगर चाहेगी
तो बड़े से बड़े प्रधानमंत्री को सड़क पर ला सकती है और सड़क के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकती है। सबसे पावरफुल अगर कोई होता है तो जनता होता है। जनता जो है अपना निर्वाचन द्वारा जो है सांसद चुनती है, एमएलए सांसद चुनती है, एमएलए चुनती है, प्रधानमंत्री चुनते हैं। सबसे बड़ा पावरफुल अगर कोई इस देश में है, इस संविधान में है, तो सबसे बड़ा पावरफुल है जनता। ठीक है, यह है हमारे संविधान की खूबसूरती। अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या फिर सांसद हो, अगर काम नहीं किया तो जनता अगले बार, अगले पंचवर्षीय में उसे उसकी औकात दिखा देगी, उसे सड़क पर ला देगी, उसे उस पद से हटा देगा। यह होता है जनता की पावर। सबसे अगर पावरफुल कोई है इस देश में तो है जनता। अपने महत्व को समझे, संविधान को जाने। में बार बार ये चीज बोलता हूं आपको कि आप पढ़िए लिखिए, बहुत जरूरी है। अपने सब ये दिमाग बढ़ता है। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। सरकारी नौकरी मिलना या ना मिलना अलग बात है, पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए, ये विकास होता है आपका, तेज होता है, तर्क संगत आता है, हर चीज को दुनियादारी की समझ आती है आपके अंदर का। ये आपका अंतर आत्मनिर्भर होते हैं, आपकी विश्लेषण शक्ति बढ़ती है, एनालिसिस करने की शक्ति बढ़ती है, दिमाग तेज हो जाता है, धार हो जाता है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? जनता सबसे बड़ी पावरफुल है। जनता अगर किसी को प्रधानमंत्री भी बनाएगी तो जनता अपना वोट देकर उसे बनाएगी। ठीक है, किसी को सांसद बनाएगी तो जनता ही बनाएगी, किसी को विधायक बनाएगी तो जनता बनाएगी। अगर कोई चाहे तो सांसद और विधायक को अगले पंचवर्षीय में काम नहीं किया तो जनता में इतना पावरफुल है कि उसे सड़क पर ला देगी, उसे पद से हटा देगी। ठीक है, तो ये होता है लोकतंत्रात्मक, सबसे बड़ा पावरफुल जनता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब यह है भैया कि अब जो है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, कोई विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, कोई सांसद का बेटा सांसद नहीं बनेगा। वंशानुगत नहीं है, पीढ़ी दर कोई पीढ़ी नहीं बनेगा। इस देश में कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। याद रखना, गणराज्य का मतलब यह होता है कि वंशानुगत नहीं होगा। अब ये ऐसा नहीं कि उसका बेटा प्रधानमंत्री है तो उठाकर इसको फिर प्रधानमंत्री, नहीं। इस देश में एक छोटे से छोटा कूड़ा कचरा उठाने वाला भी देश के सर्वोच्च पद पर जा सकता है। कोई वंशानुगत नहीं होगा, अपने दम पर जा सकते हैं। जनता जिसे चुनकर भेज सकती है। जनता कोई रोका टोकी नहीं कि आप जो है किसान है तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सांसद नहीं बन सकते, एमएलए नहीं बन सकते। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है बड़े से बड़े सर्वोच्च पद पर जा सकता है। गणतंत्र का मतलब यही होता है। ठीक है, गणराज्य का मतलब यही तो है, कोई वंशानुगत नहीं होगा। अब काबिलियत होगा वही जाएगा, मेहनत करेगा वही जाएगा। ठीक है, ये गणराज्य का मतलब होता है। चलिए अगला देखते हैं, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक अब देखते हैं, एक एक चीज करके मैं बता देता हूं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? हमारे समाज में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी मजहब का व्यक्ति, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी वंश का हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया जो है आप अलग जाति में पैदा हुए हैं, आप अलग भाषा बोलते हैं, आप अलग क्षेत्र में पैदा हुए हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान की हमारी खूबसूरती है। आपका रंग कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, आप कोई भी जाति में पैदा हुआ हो, उच्च जाति में, नीच जाति में, अमीर हो, गरीब हो, आप लूला हो, लंगड़ा हो, कोई नहीं, सभी के लिए समान है। समान नजरिया से आपको देखा जाएगा, समान सम्मान आपको दिया जाएगा। ये सामाजिक होता है। ठीक है, कोई भी मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव के आधार कोई भी प्रकार से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप कहीं पर भी तालाब में चले जाएं, ना कहीं भी नल पर भी पानी पी रहे तो आपको कोई ऐसा मना नहीं करेगा कि आप अलग जाति के हैं तो आप पानी नहीं पिएंगे, आप अलग जाति को तो शिक्षा नहीं लेंगे, अलग जाति को तो सड़क पर आप नहीं चल सकते। ऐसा नहीं है। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान न्याय दिया जाएगा उसको। सामाजिक का मतलब यही होता है। ठीक है, आर्थिक का मतलब होता है अमीर हो या गरीब हो। ठीक है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति, मान के चलो अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो एक चोरी करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगा। एक अमीर व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगा। अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गई ये बातें? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि इस देश का हर व्यक्ति को हक है राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का, बड़े से बड़े पद पर जाने का, राजनीति में सक्रिय रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुमको मना कर दिया जाएगा कि तुम जो है भैया जिला पंचायत का चुनाव मत लड़ो, विधायक का चुनाव मत लड़ो। हर व्यक्ति को जो है राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, चुनाव के प्रक्रिया में भाग लेने का उसे पूरा अधिकार होगा। ठीक है, राजनीतिक न्याय।
तो 3 प्रकार के न्याय कभी कभी कैसे पूछा जाता है पता है कि संविधान में जो है प्रस्तावना में समाजवादी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। पंथ निरपेक्ष जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान में जो प्रस्तावना उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 5 उपासना। कभी ऐसे ही पूछा जाता है संविधान में जो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलो, कोई मना नहीं कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी बोल दो, अभद्र टिप्पणी कर दो, किसी को गाली गलौज कर दो, किसी देश के ही खिलाफ बोल दो, तो ऐसा थोड़ी होगा। हमारे सेना के खिलाफ बोल दो, हमारे किसान के खिलाफ बोल दो, ऐसा थोड़ी होगा। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन आपको लिमिट में बोलना है, ताकि देश को कोई भी प्रकार से दिक्कत ना हो, किसी को आहत ना पहुंचे, किसी को ठेस ना पहुंचे। आप चाहे तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं कि देश का पैसा कहां कहां पर कितना खर्च हुआ है। ठीक है, आप अपने मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं, आप अपने सरपंच से पूछ सकते हैं, आप अपने जो क्षेत्र के सांसद से पूछ सकते हैं। आप कोई भी चीज जानने के लिए कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। ये विचार अभिव्यक्ति आपको स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी का मतलब अब ये नहीं है कि आप जो है अपने सेना के ऊपर बोले, अपने देश के ही खिलाफ बोले। आपको लिमिट में रहकर बोल रहे हैं, लेकिन आपको बोलने की आजादी है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप एक किसी से भी पूछ सकते हैं, विधायक से पूछ सकते हैं कि आप मेरे जो देश का, राज्य का पैसा कहां कहां कितना खर्च हो रहा है, आपको पूछने का अधिकार है। ये ताकत, ये अधिकार आपको आपका संविधान देता है। ठीक है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर सभी के लिए, भैया ऐसा नौकरी अगर निकलेगी तो सभी को समान नौकरियां मिलेगी। कैसे? ऐसा तो नहीं होगा कि अभी एडीओ का जो है वैकेंसी निकला हुआ है तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप मत डालो, ये बस डालेगा, ये डालेगा, तुम मत डालो, तुम मत डालो, ये डालेगा। ऐसा होता है? अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये होता है अवसर की समता। समझ आ रहा है? अवसर की समता। आपको संविधान का प्रस्तावना समझ आ रहा है? एक एक वर्ड से समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत अब बेहतरीन ढंग से ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ आएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र की एकता। हमारे देश में सभी लोग एक होकर रहे। ठीक है, हमें अधिक से अधिक ये सब चीज सोचना है कि हमारा देश कैसे अधिक से अधिक विकास करेगा, कैसे अधिक से अधिक मजबूत बनेगा, कैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली बनेगा, कैसे हमारे देश को लोग एक साथ रहेंगे। हमें राष्ट्र में मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो है अपने मुल्क मौलिक कर्तव्य का, अपने राष्ट्र ध्वज का आदर करें, सम्मान करें, अपने सेनाओं का सम्मान करें, अपने जितने भी वीर सपूत ने हमारे बलिदान दिया उसका संजोए रखें, उनके आने वाले पीढ़ियों को बताएं हमारा राष्ट्र एक होकर रहे, एकता बनाए रखे, भाईचारा बनाकर रखे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, हम सब जो है एक रहें, भाईचारा के साथ रहें और राष्ट्र हित के लिए सोचे, अपने देश के लिए सोचे, अपना देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचे, अपने देश के विकास के लिए सोचे। ठीक है, ये होता है भाईचारा पैदा करना। देश में भाईचारा रहना चाहिए। देश के जब जब भी बात आए देश के ऊपर, तो सभी इकट्ठा होकर विदेशी दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, हम सब भाई बन जाए, एक हो जाए। राष्ट्रीय एकता का मतलब यही होता है, हम एक रहें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब का व्यक्ति हो, जब देश की बात आए तो सबसे पहले देश आना चाहिए। हम सब एक हैं और मिलजुल कर जो है इसका सामना करेंगे। देश के हमेशा उसके आत्मरक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, अखंडता। अखंडता का मतलब क्या होता है? इसका कोई टुकड़ा ना कर सके। अखंडता, कोई खंडन ना कर सके इसका। अगर कोई कल के दिन ये बोले कि, मान के चलो मध्य प्रदेश ये बोले कि कल के दिन मैं क्या है, भारत से अलग रहूंगा, मध्य प्रदेश अलग देश बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश बोले कि मैं उत्तर प्रदेश भारत में अब नहीं रहूंगा, अलग बनाऊंगा। कल के दिन बिहार बोले कि मैं भारत में नहीं रहूंगा, बिहार अपना अलग देश बनाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। अखंडता का मतलब होता है कि कोई टूट नहीं सकता। भारत में जो भी राज्य है सब भारत के ही हैं, कोई अलग नहीं हो सकता। अखंडता, कोई टूट नहीं सकता।
अखंडता का मतलब किसी का खंडन नहीं हो सकता। हाँ, कोई देश आए हमारे देश में मिल सकता है, हमारे देश के हिसाब से रह सकता है, हमारे देश में मिल सकता है, लेकिन जब ऑलरेडी जो हमारे राज्य है वो हमसे अलग नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो आप, कल के दिन मध्य प्रदेश बोले कि भैया मैं जो अलग रहूंगा, अलग अपना देश बनाऊंगा, नहीं हो सकता ऐसा। कोई बाहरी देश आकर हमारे देश में मिल जाए वो अलग बात है, हम मिला लें अलग बात है, हमारा कोई राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता, इसका खंडन नहीं हो सकता, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता। ये होता है अखंडता। ठीक है। सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब मैंने अभी बताया भाईचारा, सभी में क्या होना चाहिए, राष्ट्र हित होना चाहिए, हम सब आपस में भाईचारा, अधिक से अधिक देश के विकास के लिए सोचें। ठीक है, यह होता है बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज, ठीक है, आज तारीख 26 नवंबर 1949, याद रखिए हमारा संविधान कब बन गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बना कब था, 26 नवंबर 1949 को, इसलिए देखना इसी दिन संविधान दिवस बोला जाता है। और इसी दिन छत्तीसगढ़ में आपको देखेंगे जब स्टेट पीसीएस का नोटिफिकेशन निकलता है तो संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर के दिन हर साल पीएससी जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर देता है। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन क्या कर देता है, संविधान दिवस के दिन क्या कर देता है, पीएससी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, लेकिन लागू अगर पूछा तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, मिति मार्गशीर्ष, ये हिंदी में उसकी डेट है, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये था संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1960 में, इसका ध्यान रखना, 1960 में ध्यान से समझिए, ये हमने क्या देखा अभी, संविधान की इसी को प्रस्तावना बोल लीजिए या तो इसी को प्रियम्बल बोल लीजिए। ठीक है, 1960 में बेरूबाड़ी केस में, ये बेरूबाड़ी केस में याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भैया ये जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। समझ रहे हो, 1960 में बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि संविधान की क्या है, ये जो ये अंग नहीं है प्रस्तावना। अभी हमने क्या पढ़ा, ये प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं इसी को। तो बेरूबाड़ी केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है संविधान का अंग नहीं माना था। अब डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेरूबाड़ी केस में 1960 में जब बेरूबाड़ी केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, नहीं माना था। समझ है, 1960 में बेरूबाड़ी केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या है, संविधान का अंग नहीं माना था। लेकिन 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि भैया अब जो है ये प्रस्तावना है हमारे संविधान का अंग है, हिस्सा है, अभिन्न अंग है बोला। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भैया ये जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंदन भारती बनाम में क्या कहा, अपने निर्णय को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और ये बोला कि हाँ भैया ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत अपने निर्णय को पलट सकती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत अपने निर्णय को पलट सकती है, तो आर्टिकल 137 के तहत। ठीक है, तो 1960 में बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि भैया ये हमारे संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बाद में अपने डिसीजन पलट दिया 1973 में केशवानंदन भारती बनाम केस में, और ये बोला कि भैया जो है अब ये प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछें, ठीक है, अगर आपसे क्या पूछे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णय को किस अनुच्छेद के तहत बदल सकती है, ठीक है, तो आर्टिकल 137 में है जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पलट सकती है, बदल सकती है। क्लियर हो गया। यह था संविधान की प्रस्तावना, बहुत डिटेलिंग में मैंने बताने का प्रयास किया है, कम समय में बताने का प्रयास किया है। मैं फ्रेशर का ध्यान रख रहा हूं कि जो पहली बार देख रहे हैं उसको इजिली समझ आ जाए, जो कर रहे हैं तैयारी उसको थोड़ा और रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये तो होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, उसके बाद हम हिंदी को देखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हिंदी वाले पोर्शन को देखते हैं। ठीक है, आज हिंदी में क्या देखेंगे, विलोम शब्द को देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता दूं कि जब हमने क्लास 1 किया था, डे 1 किया था, उसमें क्या देखा था, पर्यायवाची शब्द। अब इसमें देखेंगे विलोम शब्द। बहुत से लोग ये पूछेंगे कि इतना इजी इजी को करा रहे हैं। अरे भैया मैंने आपको क्या बोला था, मैं छत्तीसगढ़ी की थी नहीं, लाइन के बार चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे बेस से जाते। अरे भैया कहूं
मैं अगर कहीं बीच बीच से उठाकर बीच चैप्टर को छोड़ के कराऊंगा तो फिर मजा ही क्या आएगा। पूरे बेस से मैं आपको क्या बोला हूं कि अगर कोई फ्रेशर भी होगा, नया नया बच्चा, नया स्टूडेंट, उसको मैं माइंड में रख के कर रहा हूं ताकि उनका हैंड नोट बने, उनको शुरू से बेस से सारे सब्जेक्ट, मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूं कि बेफिक्र रहिए, सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे पूरे बेस के साथ, पूरे शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर वाइज जाएंगे, ठीक है। और आपके समय से पहले पूरे सब्जेक्ट में कंप्लीट कराऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने भाई बहनों तक पहुंचा दे, ठीक है। मत मन में ऐसा मत रखिएगा इतना इजी कहां पूछेगा, अरे भैया ये हर आपके छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे पूरे में ये जीएस का पोर्शन काम आएगा, हिंदी का पोर्शन काम आएगा। आपको एक बार नोट्स बन गए, समझ आ गया, आपके माइंड में रहेगा, रिवीजन बस करना है आपको। मैं इसलिए ये सोचकर आपको ये पूरा बेस करा रहा हूं ताकि एक बार आप समय दे दिए ना, उसके बाद रिवीजन बस का काम रहे, बार बार आपको कुचरा कुचरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये मैं सोचकर आपको क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। ये कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे बीच बीच में बोलनी पड़ती है, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं विलोम शब्द। स्वाभाविक सी बात है, कोई शब्द किसी का विपरीत अर्थ बताता हो उसे विलोम शब्द कहते हैं। अब यहां पर मैंने ऐसे ही मतलब विलोम शब्द को जो है सबमिट नहीं किया, जैसे हार का जीत सबको पता है, दिन का रात सबको पता है, राजा का रानी, लड़का का लड़की, ऐसे थोड़ी पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक है। हार कर जीत, ये कहीं ना कहीं जैसे बुढ़िया का बुढ़ा हो गया, ये विलोम शब्द है, इजी इजी कहीं ना कहीं आदमी बना लेगा, तो गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते। ये जितने भी मैं सबमिट किया हूं तकरीबन ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे 2017 हो, 2016 हो, 2018 हो, 19 हो, 20 हो, सीजीपीएससी प्री हो, मेंस हो, उसको मैंने सबमिट किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसलिए एक मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब मेरी एक एक शब्द बहुत कीमती रहती है, बहुत सोच समझ कर मैं सिलेक्टेड करके क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं विलोम शब्द। इधर मैंने लिख दिया शब्द, इधर है विलोम, ठीक है। किसी शब्द के विपरीत अर्थ रखने वाले को विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अथ। ये पूछा जा चुका है, अथ का विलोम शब्द होता है इति। कम से कम सुनते जाइए और स्क्रीनशॉट मारने के लिए मैं जगह दूंगा। अथ का क्या होता है? इति, ठीक है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बस सुनते जाइए। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि, इसको पूछा जा चुका है जितना सेलेक्ट किया हूं, ठीक है। अनाहुत, आहुत, ठीक है। अधम का विलोम शब्द है उत्तम, ठीक है। अवनति का विलोम शब्द है उन्नति। इहलोक, परलोक, ठीक है। अगला देखते हैं उद्दत। उद्दत का है विनित, ठीक है। जितने सेलेक्ट किए हूं पूरे को गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिए, ठीक है। दिन का उल्टा रात होता है, सबको पता है, ऐसी थोड़ी ना पूछा। जैसे उद्दत का विलोम शब्द है विनित, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अनाहुत का आहुत, जिसको ऐसे देखो अथ का इति, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं उग्र। उग्र का होता है सौम्य, ठीक है। रिजु का वक्र, ठीक है। रिजु का वक्र, ये ऐसे ये पूछा जा चुका है नहीं। देखो आपको विलोम शब्द में फंस जाओ क्या, रिजु का क्या होगा भाई, अरे दिन का रात तो हमें पता है, लड़का का लड़की होता है पता है, हार का जीत होता है पता है, रिजु का वक्र, ऐसा पूछा जाता है विलोम शब्द, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। और ये रिजु वक्र बहुत बार ये पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं जाति का विजातीय। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जाति का कोई सजातीय डाल देता है, तो जाति का होता है विजातीय, ठीक है। जंघम का होता है स्थावर, बहुत बार पूछा है जंघम का स्थावर, देखिए कैसे विलोम शब्द पूछे पूछे हुए उसको मैंने लिखा हुआ है। जंघम का आप बता सकते थे स्थावर, मतलब आप एक आध बार पढ़ चुके हैं तो इजी है, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, हार कर जीत, लड़का का लड़की, ऐसा होता है विलोम शब्द। देखो अब जंघम का स्थावर, रिजु का वक्र, अथ का इति, ऐसा विलोम शब्द पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं जय का पराजय, इसको शायद आप बना लेते, जय का पराजय, ठीक है। तरुण का वृद्ध, इसको भी बना लेते, तरुण मतलब तरुण का वृद्ध। नख का सिख, ठीक है। निरामिस, निरामिस का होता है सामिस, इसे पूछा जा चुका है बहुत बार। निरर्थक का सार्थक, आप बना लेते इसे। निरक्षर का साक्षर, बना लेते आप इसे भी। बर्बर, इसमें फंस जाते हैं, बर्बर का होता है सभ्य, बर्बर का होता है सभ्य। मूक का वचाल, अभी सीजीपीएससी 2024 में इसे पूछा गया था, ठीक है, सी सेट में पूछा गया था, मूक का वचाल,
ठीक है, यश का अपसय। क्लियर हो गए? चलिए अगला बढ़ते हैं। लाघव, बताइए लाघव को क्या होता है? गौरव। वक्र, रिजु, यहां पर भी है रिजु वक्र, डबल लिखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिजु वक्र। श्लाघा का होता है निंदा। देखिए कैसे विलोम शब्द पूछे पूछे हैं अभी तक, देखिए गवर्नमेंट एग्जाम में। रिजु का वक्र, लाघा को गौरव, अरे बाप रे मैंने तो सुना ही नहीं है, ऐसा लगेगा, ठीक है। श्लाघा का निंदा, स्थावर का जंघम। एक आठ बार यहां पर मैंने और कुछ चीजें हैं डबल रिपीट हो गई, उसको और अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। स्थावर का जंघम, देखो। ऐहिक का पारलौकिक, कुरूप का सुंदर, इसे आप बना लेते शायद, ठीक है। कृतज्ञ का कृतधन्य, इसे भी अभी पूछा गया था, सी सेट में इसे भी पूछा गया था, अभी गवर्नमेंट एग्जाम हुआ अभी 2024 वाला सीजीपीएससी स्टेट पीसीएस का, कृतज्ञ का कृतधन्य, ठीक है, ये पूछा गया था। रिजु का एक शायद मुख का वचाल को भी पूछा गया था सी सेट में, और ये कृतज्ञ का कृतधन्य को भी पूछा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, कुख्यात का विख्यात, गणतंत्र का राजतंत्र, गरल का, गरल मतलब होता है विष, जहर, सुधा का मतलब होता है अमृत, गरल का सुधा। गरिमा का लाघिमा, गरिमा का लाघिमा, ठीक, देखो कैसे पूछा जाता है, ठीक है। यहां डबल डबल हो गया, थोड़ा और अच्छी बात है, ठीक है। गौरव का लाघव, एक बार और पढ़ लीजिए, गौरव का लाघव, गौरव का लाघव, ठीक है। अगला देखते हैं, तेजस्वी का निस्तेज। देखो आप मतलब कैसे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, तेजस्वी का आपने कैसा टाइप आएगा इसका आंसर, निस्तेज। तामसिक का सात्विक, ठीक है, तामसिक का सात्विक। दानी का कृपण, इसे आप बना लेते, ठीक है। दुर्योग का सियोग भी आप बना लेते। निंदा का स्तुति, इसी को भी बना लेते, ये पूरे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नैसर्गिक कृत्रिम, इसको भी बनाते हैं। नैसर्गिक को प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृतिक, कंफ्यूज, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नैसर्गिक को ही प्राकृतिक बोला जाता है, इसका अपोजिट होता है कृत्रिम, ठीक है। पाश्चात्य का होता है पूर्वोत्य, ठीक है। प्राचीन का होता है अर्वाचीन, प्राचीन का होता है अर्वाचीन। देखिए ऐसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला है भीरू। भीरू का क्या होगा? निर्भीक, ठीक है, भीरू का क्या होगा? निर्भीक होगा। देखिए ऐसे जो है विलोम शब्द पूछे जाते हैं, ऐसा आपको नहीं पूछा जाएगा कि ठंडा का भैया गरम, ठीक है, हार का जीत, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भीरू का निर्भीक। मंथर का क्षिप्र पूछा जाता है, ठीक है, मंथर का क्षिप्र। रुदन, इसको आप शायद बना लेते हैं, रुदन का हास्य, ठीक है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का होगा सामाजिक, क्लियर हो गया। योग का होगा वियोग। इन्हें जितने भी मैं विलोम शब्द चूज किया हूं लगभग लगभग सभी को पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश का होता है तिमिर या अंधकार, ठीक है, प्रकाश का विलोम शब्द तिमिर या अंधकार। ऐच्छिक का होगा अनिवार्य, ठीक है। हस्व मतलब होता है छोटा, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ये याद रखिए आप, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अर्पण। अर्पण का विलोम शब्द है ग्रहण, ठीक है। मूर्ख का विद्वान, इसे बना लेते आप, ठीक है। निर्धन का है धनाढ्य, क्लियर हो गया। सदाचार का है कदाचार। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब होता है छोटा। कठिन का सरल, इसको मैंने जानबूझकर जोड़ा हुआ है, ठीक है, कभी कभी एक आध दो बार बहुत पिछले वाला गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। कठिन का सरल, इसे इजी बना लेंगे। ठंडा का गर्म, इसे आप इजी बना लेंगे। स्वर्ग का नरक आप इजी बना लेंगे। ताप का शीत आप बना लेंगे। बर्बर का सभ्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, उपसर्ग का प्रत्यय। जितने बता रहा हूं मैक्सिमम पूरे को पूछा जा चुका है, मैं बार बार बता दूं पिछला गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं उपकार। उपकार का होता है अपकार, ठीक है। समास, व्यास, अथ, इति। वैशिष्ट का समिष्ट, कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोग इस, ठीक है। वैशिष्ट, समिष्ट, याद रखिए वैशिष्ट और समिष्ट। आप मैं इकोनॉमिक में पढ़े होंगे, वैशिष्ट अर्थशास्त्र, समिष्ट अर्थशास्त्र, ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अगला देखते हैं निषिद्ध। निषिद्ध का होता है विहित। गहरा का छिछला। उर्वरा, उर्वरा का होता है अनुर्वर, ठीक है।
विस्तृत, विस्तृत का होता है संक्षिप्त में। विहित, विहित का होता है निषिद्ध। देखो विहित का निषिद्ध थोड़ा टफ लगेगा कि आदमी पढ़ा नहीं है, जब आप तक पढ़ोगे नहीं कैसे पता चलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। विहित का होता है निषिद्ध। ठीक, मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा गला सूख जाता है कंटिन्यू मेहनत करते करते आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं संगठन। संगठन का होता है विघटन। ठीक है। दुर्योग का होता है सुयोग। आकर्षण का होता है विकर्षण। आदि का होता है अंत। और सत्कार का होता है तिरस्कार। ठीक है। ये था आज का एडीओ का क्लास 2 या डे 2 कह सकते हैं, जिसमें हमने देखा संविधान की प्रस्तावना और विलोम शब्द देखा। ठीक है। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कोर्स होगा कि नहीं होगा। मेरी गारंटी है पूरे कंप्लीट कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट का शुरू से लेकर अंत तक पूरा चैप्टर चलेगा। बेस से, पूरे बेस से जाएंगे हम लोग। ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच बीच का छोड़ छोड़ के काट काट के नहीं, क्लियर जाएंगे। समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी मेरी है। विश्वास के साथ चलिए, विश्वास के साथ रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं डे तीसरा पर मिलेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।